अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको 4 न्यूज़ ऑनलाइन में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ सीनियर वकील एडवोकेट सलाहुद्दीन पवार साहब मौजूद हैं। इनसे आज हम बात करेंगे मेहदी काज़मी की कम उम्र बच्ची जो मुबैना तौर पर अगवा हुई थी और बाद में मामला एमएलओ पर लटका हुआ है। साथ ही साथ गार्जियन वार्ड एक्ट के तहत एक दरख्वास्त भी दायर की है, उस पर भी बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर आप ये बताएं कि जो एमएलओ की दरख्वास्त अभी तक ज़ेर समाअत है, 4 अदालतों में 4 बार दरख्वास्त दायर की हुई, ऐसे केसेस में एमएलओ का होना कितना लाजिम है? देखिए, जहाँ तक मेडिकल सर्टिफिकेट का सवाल है कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो कि एविडेंस बेसिस पे वो प्रूव किए जाते हैं, जिसमें आई विटनेस होते हैं या बाकी सरकमस्टांसेस होते हैं। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो कि हम मेडिकल के बगैर उनको प्रूव नहीं कर पाते। तो जहाँ जहाँ हमें ये मेडिकल कराना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर ये लाजमी होता है कि उन सारे मामलात को प्रूव करने के लिए हमें मेडिकल कराना लाजमी होता है, और उसी के लिए हमें एमएलओ की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अगर फॉर सपोज इसमें एमएलओ नहीं होता तो मुल्ज़मान को क्या फ़ायदा मिल जाता है? देखें, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है, कोई ऐसा एक्ट है जो 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 विटनेस्ड नहीं है, लाइक रेप केसेस में आपके पास आई विटनेसेस नहीं होते, क्योंकि रेप के लिए आई विटनेस, किडनैपिंग के होते हैं कि जब भी किडनैपिंग होती है तो उसके लिए आई विटनेस आ जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी आपके पास रेप के आई विटनेसेस नहीं होते। जब रेप के आई विटनेसेस नहीं होते तो देन आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है मेडिकल का। जो विजिनल सवाब्स होते हैं उनकी मैचिंग्स होती है, केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट होती है, डीएनएज होती हैं लोगों की जो स्वाब्स लिए जाते हैं, तो उसी के बेसिस पे आप जो भी प्ली होती है, जो भी ग्रीवियंस होता है, जो भी रेप का इंसिडेंट होता है, वो तब जाके आप प्रूव करते हैं जब ये इन सारे मामलात से आप गुजरते हैं। आपका मेडिकल, डीएनए, केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट, वो सब मेडिकल के बगैर नहीं हो सकता। तो ऐसे इंसिडेंट्स के लिए जो है वो मेडिकल कराना बहुत लाजमी होता है। अच्छा, कितना सा टाइम पीरियड दरकार होता है जब इंसिडेंट के बाद कि इस टाइम पीरियड के दौरान एमएलओ जो है मतलब काबिल है, या उसके बाद जो है वो नाकारा है? देखिए, इसमें स्पेसिफिक पीरियड जो है वो 72 आवर्स है, कि 72 आवर्स के दौरान अगर मेडिकल हो जाता है रेप केसेस में तब तो ठीक है, लेकिन अगर आफ्टर 72 आवर्स अगर कोई भी ऐसी रिपोर्ट होती है, हाँ वर्जिनिटी की रिपोर्ट तो आ जाती है कि वर्जिन है या नहीं है, लेकिन जहाँ तक सवाब्स का सवाल है तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। अगर 72 आवर्स के बाद अगर कोई भी इस तरह का एग्जामिनेशन होता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि उसमें जो वो विजिनल सवाब्स होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, जो वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो आप जो प्रॉपरली असर्टेन नहीं कर पाते कि वो किसके हैं और किसके साथ मैच हो रहे हैं, तो उसके लिए 72 आवर्स जो है वो मेडिकल के हिसाब से दिए गए हैं कि 72 आवर्स के बाद जो है वो उस पे आप उन चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकते प्रॉपरली। अच्छा सर, इसको तो काफ़ी अरसा हो चुका है इंसिडेंट को। अगर अब एमएलओ होता है तो क्या एमएलओ से पता चल जाएगा कि उस वक्त बच्ची ट्रामा में थी या अंडर प्रेशर थी, या उन पर तशद्दुद किया गया या नहीं किया गया, चूँकि इसको तो काफ़ी महीने हो गए हैं? देखिए, जहाँ तक आप दुआ जहरा की बात कर रहे हैं, अगर मैं उस इशू पर आता हूँ तो जो मेडिकल और एमएलओ का सवाल आप कर रहे हैं वो तो एक्सेप्टेड है। अच्छा, वो तो एक्सेप्टेड है, क्योंकि एक्सेप्टेड इसलिए है कि वो इस चीज़ को मानते हैं कि इसको हम लेकर गए हैं, इस चीज़ को मानते हैं कि हम एक घर में रहते रहे हैं, इस चीज़ को मानते हैं कि कंज्यूमेशन हुई है, ठीक है, इस चीज़ को भी मानते हैं। अब बात ये होती है कि सब के बाद जब वो आप कोर्ट में आ गए और आपने आके बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर दिया, बच्ची रिकवर हो गई, उसको माइनर डिक्लेयर कर दिया, और मैरिज को अनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, जहाँ पर आपको जो है माइनर मैरिज रिस्ट्रेनिंग एक्ट जो फॉल करता है, और उसमें आपने बच्ची की एज को, मैरिज को अनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। एक दफ़ा मैरिज अनवैलिड हो गई तो इसके साथ जो कंसर्न जितने भी एक्ट थे वो सारे इलीगल डिक्लेयर हो गए। अच्छा, किडनैपिंग जो वो अपनी मर्जी से गई थी, अब मर्जी से ये है कि अगर वो माइनर डिक्लेयर हो गई है तो वो जो मर्जी से जा रही थी उस टाइम पे वो इस काबिल थी कि वो स्टैंड ले सकती। अगर जब वो उस टाइम पे वो इस काबिल नहीं थी कि वो स्टैंड ले सकती थी, तो उसको तो फिर ये है कि वो उसको किडनैपिंग में फॉल करता है कि जो ले जाने वाला था वो कॉन्शियस था, जो ले जाने वाला था वो कॉन्शियस था, उसको पता था कि ये माइनर है और मैं बड़ा हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, मुझे पता है कि ये छोटी बच्ची है जिसको मैं लेकर जा रहा हूँ। अब ये तो किडनैपिंग हो गई, ये तो विश और विल का सवाल यहाँ पैदा नहीं होता। उसके बाद उसको ले जाकर
साथ रखना, अनवैलिड जो मैरिज डिक्लेयर हुई है कि निकाहनामे का सहारा लेकर और साथ रखना एक घर में, एक रूम में, और उसके बाद कंज्यूमेशन हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड ए रेप। अब जब मैरिज वैलिड नहीं है तो जो कंज्यूमेशन हुई है वो कहाँ फॉल करती है? वो तो वहाँ फॉल, अगर इलीगल है तो देन तो वो तो रेप ही हुआ, क्योंकि माइनर के साथ हुआ है। अब माइनर उस पोजीशन में नहीं है, उसको तो ये पता नहीं। जब एक दफ़ा आपने उसको माइनर डिक्लेयर कर दिया तो क्या ये सारे स्टैंड लेने की पोजीशन में वो थी? नो, क्योंकि वो माइनर थी, उसको इन सारी चीज़ों का पता ही नहीं था। जब इसको पता नहीं था, कोर्ट ने उसको माइनर को, जो उसकी मैरिज को अनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, तो फर्स्ट जो किडनैपिंग है वो डिक्लेयर हो गई, सेकंड जो उसके साथ कंज्यूमेशन हुई वो रेप डिक्लेयर हो गया। अब उसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें एडमिटेड है, घर से ले जाना एडमिटेड है, घर में रखना एडमिटेड है, साथ रहना एडमिटेड है। अब ले जाना, साथ रखना, साथ रहना, इसका कोई भी लीगल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि बच्ची माइनर है। तो अब ये किडनैपिंग और रेप में फॉल करता है। अगर रेप को आपको प्रूव करना है तो उसके लिए MLO तो बहुत लाजमी है, मेडिकल के बगैर आप कर नहीं सकते। लेकिन इसके बाद अगर मेडिकल आप नहीं करा सकते तो आप प्रूव किस तरह से कर पाएंगे कि उसके साथ स्टिल शी इज़ वर्जिन और नॉट, या उसके साथ क्या क्या हो चुका है। तो उसके लिए आपके पास एक ही रेमेडी है कि आप उसका MLO कराएं और उस एक्ट को कंसर्न लॉज में रेप डिक्लेयर कराएं और उसके खिलाफ मुकदमा चलाएं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है। मेहदी काज़मी ने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है फैमिली कोर्ट में कि उनको अपनी बच्ची के साथ मिलने की इजाज़त दी जाए। अब कानून क्या कहता है कि जब बच्ची माइनर डिक्लेयर हुई तो कानून में इजाज़त है कि वालिदैन अपनी बच्ची के साथ मिल सकते हैं? देखिए, कानून इस चीज़ को अलाउ करता है। एक होती है परमानेंट कस्टडी, एक होती है विजिटिंग आवर्स। ठीक है, परमानेंट कस्टडी तब डिसाइड होती है कि कोर्ट गार्डियन होती है, गार्डियन एंड वार्ड की गार्डियन कोर्ट होती है। जब भी कोई भी कस्टडी के लिए जाता है, कोई भी पार्टी, फादर की तरफ से, मदर की तरफ से, यूजुअली तो ये होता है कि फादर मदर्स की तरफ से होती है, तो देन जब भी आपने फाइल की तो वो कोर्ट के वार्ड की गार्डियन कोर्ट हो जाती है। तो बच्चा कोर्ट की कस्टडी में आ जाता है। जब कोर्ट की कस्टडी में आ जाता है तो कोर्ट उसकी मेंटेनेंस, वेलफेयर, एजुकेशन और हेल्थ को देखती है कि बच्चे की हेल्थ कहाँ प्रॉपर हो सकती है, बच्चे की एजुकेशन कहाँ हो सकती है और बच्चे की वेलफेयर और मेंटेनेंस कौन कर सकता है सही से। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और उसके लिए एविडेंस रिकॉर्ड होता है। और परमानेंट कस्टडी का जो इशू है वो गार्डियन कोर्ट इस बेसिस पे आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस वो डिसाइड करती है। मीनवाइल फिर आप सेक्शन 12 की एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि चलें जब तक ये सारी चीज़ें डिसाइड हों तब तक आप हमें विजिटिंग अलाउ करें कि हम अपनी बच्ची के साथ मिल सकें। उससे क्या होता है कि अटैचमेंट इश्यूज होते हैं, और दूसरी बात है कि उनको ये भी पता लग रहा होता है कि बच्चा अगर माँ के पास है तो बाप को पता चलता है कि माँ के पास उसकी सही से मेंटेनेंस हो रही है, नहीं हो रही, उसकी एजुकेशन का क्या इशू है, बाकी मामलात का। अगर बाप के पास बच्चा होता है तो उसी तरह फिर माँ को विजिटिंग आवर्स अलाउ होते हैं, तो माँ को उसकी सारी पोजीशन का पता चल रहा होता है। अब ये दुआ ज़हरा के केस में ये इशू है कि वो शेल्टर में है। अब माँ बाप के पास जो रेमेडी है, जो लॉ है, जो पाकिस्तान का लॉ है, उसमें जो भी गार्डियन वार्ड एक्ट है वो अलाउ करता है कि वो उसके साथ मिल सकते हैं विद परमिशन ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट उनको अलाउ करती है, सेक्शन 12 की एप्लीकेशन उसमें विजिटिंग उनको अलाउ करती है, तो उनके पास रेमेडी है कि वो अपनी बच्ची के साथ मिल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।